वो छोटी सी लड़की आज दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और वह शर्मा शर्मा कर अपनी तारीफ वसूल कर रही थी। दादी इसके वारी सदके जा रही थी। ये देखकर अमीना बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने शौहर के कान में सरगोशी करते हुए बोली कि अम्मा भी को बैठे बिठाए न जाने क्या सोचती जाती है। ये दोनों अभी छोटे बच्चे हैं, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। और इतनी छोटी उम्र में इन दोनों का निकाह करने की क्या तुक बनती है। मुझे तो इनकी अजीब मंतक ही समझ में नहीं आती। ऐसे ही बच्चों के दिमाग में खन्नास भरने वाली बात है। इनके शौहर ने आहिस्तगी से हाथ दबाकर इन्हें खामोश करवा दिया। जानते थे कि अगर अम्मा भी के कानों तक कोई भी बात पड़ जाती तो ख्वामख्वाह में तमाशा बन जाना था। इनका गुस्से में बीपी शूट कर जाना था और फिर इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। माँ और बीवी के दरमियान वो चक्की के दो पार्टों की तरह पिसते रहते थे। अमीना बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त किए थे और एक अफसरदा सी नजर अपने छोटे से 12 साल के बेटे पर डाली, जो इस वक्त दुल्हा बनकर मुअद्दब से अपनी दुल्हन के पास बैठा हुआ था। इसके साथ इसका बड़ा भाई दिलावेज भी अजीब सी नजरों से देख रहा था। अमीना बेगम अपनी जगह से उठकर कमरे में चली गई थी। ये मंजर इनके लिए देखना आसान नहीं था। सब मेहमानों के रुखसत होने के बाद दादी सबा को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। सबा जानती थी कि आज इसका निकाह हुआ था और आज वो हमेशा के लिए शावेज की दुल्हन बन गई थी और बड़े होकर इन दोनों की शादी हो जानी थी। दादी ने इसे साफ तौर पर समझा दिया था कि अब तुम इधर उधर किसी को नहीं देखोगी, और यही बात उन्होंने शावेज से भी कही थी। दोनों ने ही खामोशी से सर को झुकाकर गोया इनके फैसले को तस्लीम कर लिया था। रात का वक्त था। जब सबा दादू के साथ सो रही थी तो इसे खिड़की से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वो हैरान होकर उठ बैठी और जब खिड़की के पास आई तो सामने ही शावेज खड़ा था। वो इसे मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये देखकर सबा शर्मा गई और कहने लगी कि दादू को पता चला तो इन्हें बुरा लगेगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे कभी अकेले में बात नहीं करूंगी। ये सुनकर शावेज ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, हम अब इतने भी बच्चे नहीं हैं जितना हमारे घर वाले हमें समझ रहे हैं। आज हमारी शादी हुई है और तुम मेरी बीवी हो। फौरन से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके लहजे में खुद ब खुद ही रोब आ गया था। सबा भी इसकी नाराजगी का ख्याल करके कमरे से बाहर आ गई थी। यूं भी दादी तो बेखबर सो रही थी और गहरी नींद में इन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता था। वो शावेज के कमरे में आई तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कमरे में आ गई, न जाने वो इसे बुलाकर खुद कहाँ चला गया था। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ये देखकर सबा डर गई थी। इसे अंधेरे से हमेशा से डर लगता था और यकदम ही इसके चेहरे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। इस हाथ की गिरफ्त मजबूत थी और वह बुरी तरह से मचलने लगी, तड़पने लगी। जो कोई भी था रफ्ता रफ्ता इसके नन्हे वजूद पर हावी होता जा रहा था। अब वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, हाथ पांव मार रही थी। तभी वो बेदम होकर एक जगह पर गिरकर ढह सी गई। सुबह जब सब लोग उठे तो अमीना बेगम लाउंज में आई तो सामने ही शावेज सोफे पर सो रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गई कि आज वो अपने कमरे में क्यों नहीं सोया। वो इसके पास आई और इसे जगाया तो काफी देर के बाद इसकी आंख खुली। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अमीना बेगम ने इससे पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। शावेज हैरान परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। वो हैरान नजरों से माँ को देखने लगा। अमीना बेगम का कल वाली बात पर मूड ऑफ था और फिर बिना कोई बात किए किचन में नाश्ता बनाने के लिए वो चली गई। थोड़ी देर के बाद दादी की आंख खुली। उन्होंने सबा के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। अमीना बेगम जो जलाए हुए अंदाज में बोली कि मुझे क्या पता, मैं कौन सा इसी के साथ रहती हूँ, यही कहीं होगी। अब की बार दादी परेशान हो गई। काफी देर से इन्हें सबा नजर नहीं आ रही थी। आज स्कूल से छुट्टी थी और वो घर पर ही थी तो न जाने नजर क्यों नहीं आ रही थी। वो परेशान होकर इसे ढूंढने लगी। घर में और किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। दादी को परेशान देखकर शावेज के दिल को कुछ हुआ था। रात वाली बात इसके जहन में आ गई थी। यकदम ही इसने नाश्ता करना छोड़ दिया था और ये सोचकर परेशान हो गया था कि कहीं सबा अभी तक इसके कमरे में ही तो नहीं। वो तो समझ रहा था कि वो वापस चली जाएगी। अगर वो अभी तक इसके कमरे में थी तो इसके लिए मसला बन सकता था। इसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो खुद अपनी परेशानी को छुपा सकता। इसके चेहरे से साफ अया हो रहा था। तभी दादू की चीख की आवाज सुनकर सब लोग ही हड़बड़ा कर रह गए थे और इनकी आवाज की तरफ सब लोग भागते हुए चले गए, मगर शावेज वहीं पर बैठा रह गया था। वो सख्त बौखलाया हुआ था। इसे डर लग रहा था कि न जाने इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसके माँ बाप ने भी सख्ती से कहा था कि सबा से दूर रहना। कुछ भी हो जाए तुम दोनों ना तो अकेले मिल सकते हो और ना ही बात कर सकते हो। जबकि वो सबा को दादी के कमरे से बुला लाया था। काफी देर गुजर गई थी, कोई भी इसकी तरफ नहीं आया था। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी थी और यकदम पूरा घर खाली हो गया था। शावेज वहीं पर बैठा रह गया। सब लोग अस्पताल चले गए थे। शाम तक इन सब लोगों की वापसी हुई थी। घर में आते ही शावेज की माँ बाप ने इसे आड़े हाथों लिया था। इसे बुरी तरह से मारा था। दादी अपनी बहू से कहने लगी कि तुम कह रही थी कि ये छोटा बच्चा है, इसकी अभी शादी की उम्र नहीं है, और देखो इसने क्या हाल किया मेरी पोती का। अगर ये इतना ही नासमझ है तो इसे ये सब कुछ कैसे पता चला।
इस सब से तो अमीना बेगम भी अनजान थी। यह खबर इनके लिए भी किसी शौक से कम नहीं थी। वो तो समझ रही थी कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने बेटे को समझा बुझा लेंगी और इस लड़की से इसकी जान छुड़वा देंगी। भला ये गरीब यतीम लड़की जो इनके टुकड़ों पर पल रही थी, वो जहेज में क्या लेकर आ सकती थी, इनके बेटे को क्या दे सकती थी। मगर अब जो वाकया हुआ, उसने अमीना बेगम के सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। अब तो सबा की शादी कहीं और करना मुमकिन नहीं रहा था। सबा का बहुत बुरा हाल था। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। होश में आने के बाद वो अपनी दादी से चिमट गई थी और कहने लगी, दादी, मुझे नहीं पता था कि शावेज इतना गंदा है। आपने मुझे मना किया था कि इससे बात मत करना, मगर मैं फिर भी इसकी बातों में आ गई और इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं वहां पर चली गई और इसके बाद ये सब कुछ हुआ। दादी कहने लगी कि बस मेरी बच्ची, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। इस शावेज से तो मैं पूछ लूंगी। देखने में तो बहुत मासूम बच्चा नजर आता है, जैसे इसे दुनिया जहान की खबर नहीं है। इसने ये हरकत आखिर क्यों कर की? कितना टाइम लग गया था अमीना के जख्मों को मुंदमिल होने में, और शावेज अलग हैरान परेशान था। वो सोच रहा था कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो सबा की ये हालत हो गई। बहुत सोचने पर भी इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। घर में तो इससे कोई बात ही नहीं करता था। वो अपनी माँ को वो बात बताना चाहता था, मगर माँ थी जो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी, और दादी भी इसको देखकर चेहरा दूसरी तरफ फेर देती थी। वो बेशक छोटा था, मगर वो इतना भी नासमझ ना था। जो कुछ भी हुआ था इसमें वो किस हद तक कसूरवार था। घर में सिर्फ दिल आवेज ही इससे अच्छे तरीके से बात करता था। उसने वो बात दिल आवेज को भी नहीं बताई थी। वो पहले सबा से कंफर्म करना चाहता था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इसके साथ ऐसा रवैया क्यों रखे हुए हैं। वो इसकी बीवी थी और इसका अपनी बीवी पर हर तरह से हक था। जब यही बात इसने दादी से कही तो दादी फट पड़ी और कहने लगी कि इंसानों और जानवरों में भी फर्क होता है। जो तुमने किया है वो दरिंदगी है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी की बात सुनकर शावेज का मुंह खुले का खुला रह गया और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर रफ्ता रफ्ता सबसे नजर बचाकर इसे सबा से बात करने की कोशिश की। सबा भी पूरी तरह से इससे नाराज थी। इस रात की तकलीफ, दर्द और अजियत वो अभी तक नहीं भूली थी। वो भी इससे बात नहीं कर रही थी। अब शाहवेज सबसे नजर बचाकर इसके आगे पीछे फिरने लगा था और बिलाखिर सबा का दिल पसीज गया था। उसने शावेज को माफ कर दिया था। फिर शावेज ने इसे पूछा कि इस रात क्या हुआ था। सबा की नजरें झुक गईं। उसे ये सब दोबारा से दोहराते हुए तकलीफ भी हो रही थी और शर्म का एहसास भी था। मगर शावेज ने जब इसे दूसरी से तीसरी बार इसरार किया तो वो सब कुछ बताने पर रजामंद हो गई थी, और ये सुनकर वो चौंक गया था। उसने सोच लिया था कि इसे क्या करना है। आज भी जब दादी रात को सो रही थी तो शावेज खिड़की के पास खड़ा था। काफी देर के बाद सबा इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। वो हैरान परेशान रह गई। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादी ने देखा तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांटेंगी। शावेज कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। दिन के वक्त तो तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता। सब लोग आस पास होते हैं और सब लोग मुझ पर ऐसे नजर रखे हुए होते हैं जैसे मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सबा हिचकिचाते हुए ऐसा सबा हिचकिचाने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, दादी ने मुझे सख्ती से मना किया था। अब की बार शावेज ने सर पीट लिया और इसे कहने लगा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और फिक्र मत करो, जो कुछ भी हुआ है अब वो दोबारा नहीं होगा। तभी सबा इसकी बातों में आ गई और फिर कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही वो इसके कमरे के पास पहुंची तो किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख कर खींच लिया और इसे खींचते हुए एक जानिब ले जाने लगा। सबा बुरी तरह से डर गई थी और बेइंतहा खौफजदा हो गई थी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर पकड़ने वाले की आहनी गिरफ्त के आगे इसकी मज़ाहमत बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इस शख्स की गिरफ्त मजबूत थी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर इस शख्स की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। और फिर रुकैया बेगम के दो बेटे थे और फिर रुकैया बेगम के दो बेटे थे, अकील और शकील। अकील इनका छोटा बेटा था, जो इनका बहुत ही ज्यादा लाडला था। दोनों की उन्होंने अच्छी तालीम और तरबियत की थी, इन्हें किसी काबिल बना दिया था। वो अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, कभी कभी अपने बड़े बेटे के पास भी रहने के लिए आ जाती थी। छोटे बेटे और बहू से इनकी बहुत बनती थी। उनकी एक ही बेटी थी, सबा। इसके अलावा इन्हें अल्लाह पाक ने मजीद कोई औलाद अता नहीं की थी। सबा जब 12 साल की थी तो एक दिन इसके माँ बाप अपने एक दोस्त की शादी पर गए हुए थे। वापस आते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दादी के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था और सबा के लिए जैसे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया था। वो हर वक्त रोती रहती थी, अपने माँ बाप को याद करती रहती। इसका कोई बहन भाई भी नहीं था जिसका इसे सहारा रहता। सिर्फ दादी ही थी जो इसे संभाल लेती थी। दादी ने बड़ी मुश्किल से इसे संभाला हुआ था, जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई थी और फिर इसे लेकर अपने बड़े बेटे शकील के पास आ गई थी। इन्हें शकील साहब के दोनों बेटे ही बहुत पसंद थे। दोनों बेटों से ही बहुत मोहब्बत थी, मगर इनके बड़े बेटे दिल आवेज से इन्हें बहुत सी शिकायतें थी। वो कॉलेज में पढ़ता था, आवारा गर्दियां करता रहता था। इसकी सोहबत भी कुछ अच्छी नहीं थी और घर में भी वो ऐसी फिल्में लगाए रखता था कि अगर दादी की नज़र पड़ जाती तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह जाती थी।
जब अपने बेटे को इसके बारे में कहती तो शकील साहब कहते कि अम्मा क्या करूं, आजकल का माहौल ही ऐसा है, जवान बेटे को कैसे काबू करूं। और अमीना बेगम कहती कि वो तो बहुत अच्छा है, मेरे बेटे जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। आप भी हर किसी को न जाने क्यों इस नज़र से देखने लगती हैं। भला क्या किया है मेरे बेटे ने, दोस्तों में घूमना फिरना ये कोई इतनी मायूब बात नहीं है। अक्सर रात को दिलावेश लेट घर वापस आता था और इस बात पर भी इसकी माँ को कोई एतराज नहीं था। न जाने कैसी माँ थी जिसे अपनी औलाद की तरबियत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आगे जाकर ये मसाइल इसके लिए शिद्दत इख्तियार कर सकते थे। जबकि शकील साहब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो अपने बेटे को समझाते थे मगर वो इनकी कोई बात नहीं सुनता था। जबकि शावेज सबसे लाडला बच्चा था और इससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वो सभी की बात मानता था और किसी भी बुरी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं था। शकील साहब सबा का भी हर मुमकिन हद तक ख्याल रखते थे। इन्हें अपनी यतीम भतीजी से बहुत मोहब्बत थी। वो इनके लिए भतीजी से बढ़कर बेटी थी। अमीना बेगम को भी इस मासूम लड़की से कोई मसला नहीं था। उन्होंने बहुत खुशदिली से इसका घर में वेलकम किया था। इनके घर में कोई लड़की नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें कोई खास पुरकाश नहीं थी, बल्कि वो खुश थी। मगर जब दादी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सबा और शावेज की शादी कर देना चाहती हैं, तो ये सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। शकील साहब हिचकिचाते हुए बोले, मगर अम्मा जी, आप इतना बड़ा फैसला बैठे बिठाए कैसे कर सकती हैं? अभी तो ये दोनों बच्चे हैं। दादी कहने लगी कि हाँ, ये बच्चे हैं। तभी तो मैं चाहती हूँ कि इनका दोनों का आपस में निकाह बचपन में हो जाए, ताकि बड़े होकर ये दोनों इधर उधर कहीं भी अपना ध्यान ना भटका सके। उनकी बात सुनकर अमीना बेगम को सख्त गुस्सा आया था। उन्होंने इस रिश्ते की मुखालफत भी की और शकील साहब को भी समझाती रही। शकील साहब को भी ये काम करना मुनासिब नहीं लग रहा था। उन्होंने माँ को समझाया कि सबा मेरी बेटी है और अगर इसका नसीब शावेज के साथ होगा तो बड़े होकर इन दोनों की शादी हो जाएगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हो सकता है कि सबा को इससे ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाए। मगर दादी का इसरार था कि सबा की शादी होगी तो शावेज के साथ ही होगी। इन्हें यह खदशा था कि बड़े होकर शावेज कहीं इस रिश्ते से मुकर ना जाए। तभी वो पक्का काम करना चाहती थी। इन दोनों को निकाह के बंधन में बांधना चाहती थी। माँ की मोहब्बत के आगे शकील साहब मजबूर हो गए थे और फिर इनकी वजह से अमीना बेगम ने भी इस रिश्ते के लिए ऊपरे दिल से हामी भर दी थी। मगर वक्त ने साबित किया था कि दादी का ये फैसला इंतहाई गलत था। उन्होंने अपनी बच्ची का भला सोचा था, मगर यहाँ पर सब कुछ उलट हो गया था। क्योंकि सबा की वो हालत देखकर सब लोग ही परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने उसको देखते ही कहा था कि इस लड़की को किसी जिनसी मरीज ने नुकसान पहुंचाया है, इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। इस बच्ची के जख्म मुंदमिल होने में वक्त लगेगा। ये सुनकर अमीना बेगम शर्मिंदा हो गई थी और वो सबसे नजरें चुराने लगी थी। यूं भी जो कुछ हुआ था इनके बेटे ने ही तो किया था। अब वो कैसे किसी से नजर मिला सकती थी? इनके अपने बेटे ने इन्हें शर्मिंदा कर दिया था। वो कितने धड़ल्ले से अपनी सास के सामने कहती थी कि इनका बेटा अभी मासूम है, इसे शादी या निकाह जैसे किसी बंधन का पता नहीं है। मगर यहाँ पर इसने वो कर दिखाया था कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। दादी ने इन्हें जताती हुई नजरों से देखा था। दादी भी दिल में पछता रही थी कि अगर वो फैसला ना करती तो शायद सबा के साथ ऐसा कभी भी ना होता। सब लोग शावेज को कसूरवार समझ रहे थे, सब इसे बुरा भला कह रहे थे। सब लोगों को अंदाजा हो गया था कि वो बज़ाहिर देखने में छोटा है, मगर वो ज़हनी तौर पर पुख्ता हो चुका है। और फिर अब जो मंजर इन लोगों ने देखा वो इन्हें हैरान परेशान कर गया था। सबा के मुंह पर हाथ रखकर घसीटते हुए जो लेकर जा रहा था वो शावेज नहीं बल्कि दिलावेज था। अमीना बेगम और शकील साहब इस मंजर को देखकर हैरत का बुत बने हुए थे। अभी इनके कमरे में शाहवेज ने जाकर कहा था कि मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है, और वो दोनों कमरे से बाहर आए थे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि सामने इन्हें ये रूह फरसा मंजर देखने को मिलेगा। दिलावेज बुरी तरह से परेशान हो चुका था और सबा भी रोते हुए अपने ताया के पास पहुंच गई थी और इनके पास जाकर इन्हें जो बात बताई, इसे सुनकर शकील साहब को और अमीना को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। सबा को अंदाजा हो गया था कि इसके साथ ज्यादती करने वाला यही शख्स था। एक तरफ शावेज भी खड़ा इस मंजर को देख रहा था। शकील साहब ने सबा को कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उन्होंने शावेज को भी अपने कमरे में भेज दिया था और फिर दिलावेज को लेकर वो अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों से घर की फजा बहुत अजीब सी हो गई थी। हर कोई अपने खौल में बंद था। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। सब लोग ही इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। दादी तो किसी बात से भी वाकिफ नहीं थी, वो हर चीज से बेखबर अनजान थी। तब भी वो हर एक से पूछती फिरती, मगर कोई भी इनको किसी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता था। एक दिन तो वो गुस्से से फटी पड़ी थी और अपने बेटे से कहने लगी कि आखिर मुझे बताओगे इस घर में क्या हो रहा है और ये दिलावेज को बाहर भिजवाने की तैयारियां क्यों की जा रही हैं? तुम अपने बेटे को खुद से दूर क्यों कर रहे हो? ये हर वक्त आवारागर्दियां करता है, फुहश फिल्में देखता है, रातों को देर से घर में आता है। पहले ही वो लड़का तुम्हारे हाथों में नहीं है, मजीद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। शकील साहब पहले काफी देर तक खामोशी से बैठे रहे और फिर कहने लगे, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं अम्मा, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
दादी हैरान परेशान रह गईं कि आखिर क्या बात है, पता तो चले। इसके बाद शकील साहब ने जो कुछ बताया वो दादी को अपनी जगह पर पुत वो दादी को अपनी जगह पर पत्थर का बुत बनाने के लिए काफी था। वो लोग काफी टाइम से शाहवेज को गुनहगार समझ रहे थे, मगर शाहवेज का तो इस सब में कोई कसूर ही नहीं था। इस दिन जब उसने सबा को अपने कमरे में बुलाया था तो इसे पीछे कदमों की किसी की चाप सुनाई दी थी। उसने जब पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसे खुद से दूर एक साया नजर आया था। एक पल को शाहवेज डर गया था कि वो कौन था जिसने इसे सबा के साथ बात करते हुए सुन लिया था, मगर फिर इसने ये सोचकर सर झटक दिया कि वो इसकी बीवी है और इसके साथ जो मर्जी बात करे। इसने सबा के लिए बहुत प्यारी सी चूड़ियां लेकर रखी थी तो इसे अपने हाथों से पहनाना चाहता था और इस चीज के लिए बहुत पुरजोश था। जैसे ही वो अपने कमरे में गया तो इसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और इसके बाद शाहवेज को कोई होश नहीं रहा था कि वो कहाँ पर है। और फिर अगले ही दिन जब ये रूह फरसा खबर सुनने को मिली तो इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो अभी तक सारी हकीकत से लाइल्म था। इसे अंदाजा तो था मगर इसे कोई खुलकर बता नहीं रहा था। वो बच्चा नहीं था, चीजों को समझता था मगर इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि बात की तह तक पहुंच जाता। और फिर जब सबा से सारी बात पता चली तो वो हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि उस दिन तो इसे अपने होशो हवास से बेगाना हो चुका था। इसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। इसके अगले दिन अपनी माँ के जगाने पर आँख खुली थी तो फिर इसके कमरे में कौन था जिसने सबा के साथ ऐसा किया था। इसे शक तो था कि इस सब के पीछे शायद इसका भाई है, मगर इस बात पर यकीन नहीं था। तभी इसने वो मंसूबा बनाया। घर में दिलावेज के अलावा इससे कोई बात नहीं करता था और फिर दिल आवेज को ये बात कही कि वो आज सबा से बात करना चाहता है, कि वो इसके साथ अपनी नाराजगी खत्म कर दे और दादी को इस बारे में समझाए कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाए। दादी अब तक इससे नाराज हैं और ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो सबके सामने भी सबा से खुलकर बातें करना चाहता है, जबकि दादी की नाराजगी इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये सुनकर दिलावेज की आंखों में चमक आ गई थी। उसने भी तायद की कि हाँ, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। इसके बाद शाहवेज ने दिलावेज को कमरे में बेचैनी से टहलते हुए देखा था। इस दिन जब वो दोबारा से सबा से बात कर रहा था तो इसे अपने पीछे फिर से चाप सुनाई दी थी और अब वो समझ गया था कि ये जो कुछ भी हुआ था दिलावेज ने किया था। तभी इसने बर वक्त अपने माँ बाप को जगा दिया और उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। दादी के लिए ये खबर किसी शौक से कम नहीं थी। इनकी सबा की जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। इसने इस मासूम सी सबा का इस कदर बुरा हाल किया था उसने। इन्हें रोता हुआ देखकर शकील साहब कहने लगे कि आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो कुछ भी हुआ है इसमें सबा की कोई गलती नहीं है। वो पहले भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी ही बेटी है। इसकी शादी शाहवेज के साथ ही होगी, आप फिक्र मत करें। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बच्चों से इस हद तक काफिल रहा। किस तरह मुझे अपने बच्चों पर खुद नजर रखनी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि आखिर वो रातों को क्या करते फिर रहे हैं। सब लोगों को ही दिलावेज से नफरत थी। दादी इसे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। शकील साहब ने दिलावेज को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया था और इसे कहा था कि मरते दम तक अब तुम घर वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दिलावेज बहुत रोया, बहुत मेहनतें की, मगर किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। बहुत मुश्किल से सबा के जहन से ये हादसा निकला और वो मामूल की तरफ वापस आई थी और इसे जिंदगी की तरफ वापस लौटाने में शाहवेज का ही हाथ था।